बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं, और बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया है उसे। ले, बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं। उस पर लिखा होता है, राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा। ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना, कितनी सुंदर है। आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्ची को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची। मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है। अगली सुबह नदी किनारे रामू धोबी अपने दोस्त बिरजू के साथ अरे रामू, आज फिर सबसे पहले आ गया तू। लगता है कपड़े धोने से ज्यादा तुझे नदी से प्यार हो गया है। प्यार तो तब होता है जब ये नदी हमारे दुख में भी धो देती है बिरजू। बस काम करता हूँ ताकि पेट भर सके। अचानक रामू की नजर पानी में बहते हुए संदूक पर पड़ती है। अरे बिरजू देख, वो क्या है? वो तो कोई संदूक लग रहा है और बहता चला रहा है हमारी ओर। दोनों दौड़कर पानी में घुसते हैं और संदूक किनारे खींचते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, भीतर एक नन्ही कन्या लाल कपड़ों में लिपटी सो रही थी। हे भगवान, ये तो एक जीवित बच्ची है। कितनी प्यारी है रामू, देख तो सही, जैसे कोई अप्सरा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार है बिरजू, जैसे मेरी सूनी गोद को ईश्वर ने भर दिया हो। क्यों नहीं रामू, तूने कितने सालों तक औलाद की दुआ की है। देख, भगवान ने तुझे सीधे अपनी गोद से ये बच्ची दी है। रख ले इसे, ये तेरी ही बिटिया है रानी है। हाँ बिरजू, ये अब मेरी बिटिया है, मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी। मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। रामू बच्ची को सीने से लगाकर घर की ओर दौड़ता है। रामू, ये बच्ची कहाँ से लाए हो? नदी में बहती मिली माया, जैसे खुद भगवान ने हमें सौंप दी हो। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। माया बच्ची को देखती है और वो बच्ची को गोद में ले लेती है। रामू, ये तो सचमुच ईश्वर का वरदान है। हमारी गोद सूनी थी, अब ये हमारे आंगन की रोशनी बनेगी। इसका नाम क्या रखेंगी माया? इसका नाम कल्पना रखती हूँ, क्योंकि ये किसी की कल्पना से कम नहीं लगती। समय बीतता है और महारानी एक बार फिर गर्भवती होती है। तभी एक दाई दौड़ती हुई आती है। महाराज, बधाई हो महाराज, रानी साहिबा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र? सच कहा तुमने, मुझे पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर पुत्र, जैसे सूर्य का टुकड़ा हो। राजा भीतर दौड़ते हैं। सौम्या, तुमने जो जैसे मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण कर दिया हो। देख रहा हूँ इसे, कितना शांत है अभी, पर इसके नेत्रों में जैसे कोई दीपक जल रहा हो। ये हमारे भविष्य का दीपक है, हमारा उत्तराधिकारी। राजा अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी मंत्री वहां आते हैं। आओ मंत्री जी, देखो आज मेरा भाग्य कितना प्रबल है। मेरी गोद में मेरा उत्तराधिकारी है। आज तो आनंद का दिन है, और तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? महाराज क्षमा करें, पर एक बात भीतर से कचोट रही है और मैंने सोचा अब कहना ही उचित होगा। क्या बात है मंत्री जी, आज के दिन कैसी चिंता? महाराज, आपको साधु की बात याद है जिसने कहा था तेरा पुत्र तेरी ही पुत्री से विवाह करेगा? मुझे नहीं पता क्यों, पर वो बात आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। आपके पुत्र के साथ साथ उस भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष भी। नहीं मंत्री जी नहीं, हमने उस कन्या को स्वयं नदी में बहा दिया था। वो अब इस संसार में नहीं है, और वो भविष्यवाणी वो एक भ्रम थी, या फिर साधु की कोई चाल। मैं अपने पुत्र को लेकर किसी भय में नहीं जी सकता। शायद आप सही हो महाराज, शायद ये मेरे ही भीतर की दुर्बलता हो। क्षमा करें, मैं बस व्याकुल हो उठा था।
समय बीतता है। वर्षों बाद राजकुमार गौरव अब एक युवा, बलशाली और आत्मविश्वासी युवक बन चुके थे। ये हमारे अंतिम निर्णय है। शिल्पकारों को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और किले के निर्माण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। गौरव, तुम इस पर निगरानी रखोगे। पिताजी क्षमा करें, पर मैं ये कार्य नहीं करना चाहता। मेरा मन इस प्रकार की निगरानी में नहीं लगता। मैं कोई दरबारी नहीं बनना चाहता। मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा बनना क्या केवल तलवार चलाने से होता है? जो अपने पिता के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, वो उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं। तो मत बनाइए मुझे उत्तराधिकारी। मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। बस करो गौरव, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है तो क्या मैं केवल सिंहासन का दास बनकर रहूं? नहीं माँ, मैं अब और नहीं रह सकता। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो जाओ जाओ जंगल में शिकार पर। शायद वहां जाकर तुम्हें समझ आए कि जिद और अहंकार से क्या परिणाम होता है। हाँ, मैं जाऊंगा, अभी अकेले। तुम अकेले नहीं जाओगे, मंत्री जी तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं पिताजी, अब मैं किसी की छाया नहीं रहूंगा। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। गौरव बेटा, ऐसे ना जाओ। अकेले जंगल में जाना खतरनाक है। कम से कम मंत्री जी को साथ ले लो। ठीक है माँ, आपकी बात का मान रखता हूँ। मंत्री जी साथ चलेंगे, पर रास्ता मैं तय करूंगा। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार गौरव और मंत्री जंगल की ओर निकलते हैं। मंत्री जी, आप यहीं रुको। इस झाड़ी के पार मैंने शिकार की हलचल सुनी है। मैं अभी आता हूँ। राजकुमार, अकेले मत जाइए, कुछ हो गया तो? डरिए मत, मैं आ जाऊंगा। राजकुमार गौरव झाड़ियों में आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक झील के किनारे झुकी एक युवती पर पड़ती है। ये कौन है? इतनी सरल, इतनी शांत, जैसे इस जंगल की आत्मा हो। मैं इस दृष्टि से दूर नहीं हट पा रहा। फिर राजकुमार गौरव नदी के किनारे जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं कल्पना, यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं नदी से पानी लेने आई थी। अगर मैं किसी अनुचित समय पर आई। कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, राजकुमार गौरव। लेकिन आज मैं एक राजकुमार नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह खड़ा हूँ, जो किसी से दिल लगा बैठा है और उस प्रेम को समझना चाहता है। राजकुमार क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी आंखों ने ये कभी नहीं सोचा था कि राजमहल का राजकुमार मेरे ऐसे साधारण आदमी के सामने खड़ा होगा। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। मेरी भूल क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ, ये कन्या क्या आपकी पुत्री है? हाँ राजकुमार, ये मेरी ही बेटी है, कल्पना। मैं रामू, वही धोबी जो आपके महल के वस्त्र धोता है और जिसे इस जीवन में बस 2 ही चीजों पर गर्व है, अपनी ईमानदारी और मेरी ये बेटी। तो सुनिए रामू जी, मैं आपकी पुत्री कल्पना से विवाह करना चाहता हूँ। ना कोई छल, ना कोई संकोच। मेरा मन, मेरा हृदय केवल उसी को स्वीकार करता है। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक साधारण धोबी हूँ, मेरी हैसियत मिट्टी बराबर है, और आप तो उस आकाश के तारे हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संभव नहीं है, कभी नहीं। समाज क्या कहेगा? दुनिया क्या सोचेगी? ये विवाह इस तरह कैसे? रामू जी, मैं जानता हूँ ये रहा आसान नहीं, पर क्या प्रेम के लिए भी कोई मापदंड तय किए जाते हैं? क्या किसी का जन्म उनकी भावनाओं से बड़ा हो सकता है? मैं कल्पना को जीवन संगीता बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं हर दीवार, हर रुकावट तोड़ने को तैयार हूँ। चल कल्पना, हमारे जैसे लोगों की जगह ऐसे सपनों में नहीं होती। ये दुनिया हमारी सच्चाई को नहीं स्वीकार करती। अब कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना कहकर राजकुमार गौरव महल की तरफ निकल पड़ते हैं। राजकुमार, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ जंगल में? आप ऐसे परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं मंत्री जी, पर अब एक बात साफ है, मुझे पिताजी से अभी बात करनी है, अभी के अभी।
पिताजी, मुझे कन्या से विवाह करना है। कन्या? कौन कन्या? किस कुल की है? कहाँ की राजकुमारी है? वो कोई राजकुमारी नहीं है, वो एक धोबी की बेटी है, पर उसकी सरलता, उसकी आंखों में जो आत्मा है, वो किसी भी रानी से कम नहीं। मैं उसी कल्पना से विवाह करना चाहता हूँ। गौरव, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये तो समाज के नियमों के विरुद्ध है। मैं समाज के नियमों को नहीं, अपने दिल की आवाज को सुन रहा हूँ माँ। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं स्वयं को खो बैठूंगा। नहीं गौरव, एक धोबी की बेटी इस राजवंश की बहू नहीं बन सकती। ये नियम में नहीं, हमारी परंपरा कहती है। अगर उस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा पिताजी। मेरा जीवन अब उसके बिना अधूरा है। गौरव, क्या तुम होश में हो? एक धोबी की पुत्री से विवाह, ये केवल तुम्हारी नहीं, समस्त राज्य का प्रश्न है। राज्य से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं था पिताजी, लेकिन अब वो कन्या मेरा प्राण है, और अगर आप मुझसे मेरा प्राण मांग ले तो मैं संकोच नहीं करूंगा। महाराज, युवराज पहली बार किसी बात को लेकर इतना स्पष्ट, इतने दृढ़ दिखाई दे रहे हैं। शायद ये केवल प्रेम नहीं, एक नई सोच की शुरुआत भी हो सकती है। अगर मेरा पुत्र मेरे राज्य का भविष्य, अपना जीवन त्यागने की बात कर रहा है तो फिर मैंने नियम किस काम के? बुला उस धोबी को, मैं स्वयं उस कन्या को देखना चाहता हूँ। अगले दिन दरबार में धोबी रामू और उसकी बेटी कल्पना को बुलाया जाता है। रामू, तुम्हारी बेटी कल्पना मेरे पुत्र गौरव उससे विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात था? महाराज, मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी। मैं एक साधारण धोबी हूँ। मेरी बेटी का भाग्य इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? मैं इस योग्य कहाँ हूँ महाराज? योग्यता मन की होती है रामू, जन्म की नहीं। गौरव का निर्णय केवल प्रेम का नहीं, विश्वास का प्रतीक है। मैं इस विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो निसंकोच कहो। महाराज, ये मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए स्वप्न जैसा है। मैं कौन होता हूँ आपत्ति करने वाला? ये तो मेरे कुल का सम्मान है। अगर मेरी बेटी कल्पना भी इस विवाह के लिए सहमत हो तो मेरे जीवन की सारी तपस्या सफल हो जाएंगी। राजा कल्पना की ओर उठते हैं। वो धीरे से सिर झुका देती है। जो निर्णय पिताजी और युवराज गौरव लेंगे, मैं उसे जीवन भर निभाने को तैयार हूँ। तो फिर ये निश्चित हुआ, राज्य का राजकुमार और एक साधारण परिवार की कन्या अब एक नई परंपरा रचेंगे। ये विवाह केवल दो हृदयों का नहीं, ये दो वर्गों, दो सोचों और दो दुनियाओं का संगम होगा। राजकुमार और कल्पना का भव्य विवाह होता है। पूरे नगर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन कुछ गांव वाले ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, सुना तुमने? राजकुमार ने रामू धोबी की बेटी से शादी कर ली। हाँ, और ये तो हद हो गई। राजघराने का खून अब साधारण घरों में मिलाया जाएगा। और अगर आज ये हुआ तो कल को कोई भी राजकुमार किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। अरे क्या कोई सीमा नहीं बची? तभी एक बुजुर्ग गांव वाले की आवाज सबके बीच गूंजती है। तुम सब इतने बातें क्या बना रहे हो? क्या तुम सपने कल्पना का जन्म देखा था? क्या कोई जानता है सच्चाई? नहीं नहीं, लेकिन सभी कहते हैं वो रामू की बेटी है, धोबी की बेटी। रामू ने उसे पाला, मगर ये कोई अपराध है? सुनो, वो कन्या इस गांव के भाग्य से बहकर आई थी, और भाग्य ही उसे महल तक ले गया। जो स्वयं ईश्वर की इच्छा हो, उस पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भीड़ धीरे धीरे चुप हो जाती है। हमें क्षमा करें दादाजी, शायद हम भावनाओं में बह गए थे। वो लड़की सचमुच बहुत भली है। अब समझ में आया कि क्यों राजकुमार ने उसे चुना। किसी का जन्म नहीं, उसका कर्म उसे ऊंचा बनाता है, और कल्पना अपने प्रेम, सहनशीलता और सच्चाई से इस राज्य की योग्य रानी बन चुकी है। कुछ दिन बाद मंत्री जी, कुछ तो है जो मुझे अंदर से कचोड़ रहा है। रातें नींद में खाली हो गई है और हर सुबह एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है। महाराज, ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या कोई स्वप्न आता है या कोई पुराना स्मरण आपको व्यतीत कर रहा है? शायद वो भविष्यवाणी जिससे हमने बहुत हल्के में लिया था, वो साधु जिसने कहा था कि मेरी पुत्री और मेरा पुत्र का विवाह
पर मंत्री, मैंने तो भाग्य की उस रेखा को बदल दिया, अपने बेटे का विवाह एक धोबी की बेटी से करा दिया। महाराज क्षमा करें, परंतु क्या ये संभव नहीं कि वो साधु जो ना जाने कौन सी दृष्टि से सब देखता था, उसकी बात को टालना ही इस व्याकुलता का कारण हो सकता है। अब लगता है जैसे मैंने भविष्य की धारा को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या मैं ईश्वर से भी बुद्धिमान हो गया था? महाराज, निर्णय आपका था, पर कभी कभी निर्णय का बोझ भविष्य ढोता है। आप कहे तो कल हम फिर उसी नदी किनारे चले जहां वो साधु आपको मिले थे। हाँ, यही उचित होगा। मैं उससे फिर मिलना चाहता हूँ। उत्तर जानने हैं मुझे, अपनी बेचैनी का कारण समझना है। अगली सुबह राजा उसी नदी के किनारे जाते हैं। क्षमा करे, कितने दिनों बाद आया, पर मन का भारीपन मुझे आपके चरणों तक ले आया। राजन, देर से आए पर खाली नहीं आए। मन का भार भी तो सबसे बड़ा गुरु तत्व है, जिसे केवल सत्य ही हल्का कर सकता है। आपने कहा था मेरी पुत्री और पुत्र का मिलन होगा, पर मैंने उसका विवाह एक धोबी की बेटी से करा दिया। क्या मैंने भाग्य को चुनौती दी? राजन, तुमने भाग्य को नहीं बदला, बल्कि भाग्य ने तुम्हें केवल पर्दा दिखाया था। जिसे तुम धोबी की पुत्री मान बैठे, वो क्या वास्तव में वही थी? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, समय ने तुम्हें सत्य के निकट ला दिया, पर क्या तुमने उस सत्य को पहचाना है? जिस कन्या का विवाह तुमने एक धोबी की बेटी समझकर कराया, वो कन्या तुम्हारी ही पुत्री है। क्या ये कैसे संभव है? आप क्या कह रहे हैं? जिस कन्या को तुमने नदी में बहाया, वो एक धोबी को मिली, और वो कन्या अब उसी महल में बहू बनकर आई है। उस कन्या के शरीर पर 3 जन्म चिन्ह है, कंधे पर चंद्रमा, पीठ पर कमल और दाहिने हाथ पर तिल। जाओ उसे देखो, सत्य स्वयं तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। फिर राजा महल लौटते हैं और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, आज मैंने उस साधु से फिर भेंट की, जिसे हम केवल एक भविष्य वक्ता समझ बैठे थे। महाराज, क्या उन्होंने फिर कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि कल्पना, जिसे हमने रामू की बेटी समझा, वो वास्तव में मेरी ही पुत्री है। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी बेटी, जिसे मैं वर्षों पहले त्याग चुकी हूँ, वो क्या हमारे पास ही थी? मैं इसका स्वयं पता लगा कर आती हूँ महाराज। उसके शरीर पर 3 जन्म चिन्ह हैं, वही जो हमने बचपन में देखे थे। दाएं कंधे पर छोटा सा तिल, पीठ के मध्य एक हल्का नीला निशान और पांव के पास चांद की आकृति। फिर रानी कल्पना के कमरे में प्रवेश करती है। कल्पना बहू। माताश्री, आप स्वयं? बोलो कल्पना बहू, तेरे कंधे पर छोटा तिल है, दाहिने हाथ और पांव में कोई निशान है? जी हाँ, बचपन से है। ये 3 निशान मेरे जन्म के साथ ही थे और तब से मेरे शरीर पर ये तीनों निशान हैं। महारानी आकर जैसे ही राजा को ये सच्चाई बताती है। राजन, ये सत्य है। कल्पना के शरीर पर वे तीनों चिन्ह हैं, जैसे आपने कहा था। कंधे पर चंद्राकार, पीठ पर कमल रेखा और दाहिने पैर के नीचे शंख की आकृति। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये वही कन्या है, वही जिसे आप नदी में त्याग आए थे। राजन, हमारी पुत्री जीवित है और आज हमारे घर की बहू बनकर लौट आई है। ईश्वर की लीला देखिए, बिना खोजे ही हमें मिल गई। राजा बिना कुछ कहे साधु के पास जाता है। स्वामी, आपकी महिमा को मैं ना समझ सका। जिसे मैं एक धोबी की पुत्री समझ बैठा, वो तो मेरी ही रगों का अंश निकली, मेरी पुत्री। राजन, जो नियति की रेखाओं में लिखा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। चाहे राजा हो या रंक, जो होना है वो होकर रहेगा। तुमने सत्य को स्वीकारा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।